नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्याम सेंचुरी फेरेस इस कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रेशोज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज, और उसके साथ में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंटली कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले हम श्याम सेंचुरी इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी फेरस अलॉयक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मेनली यूज़ है वो स्टील मेकिंग प्रोसेस में होता है। और फेरस अलॉयक स्टील में ऐड होने की वजह से स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फटीक और उसके साथ ही में कोरोजन रेजिस्टेंस है, इन जैसे स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होती है। और इसी वजह से स्टील मेकिंग में फेरस अलॉयज़ का जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये कंपनी जो फेरस अलॉयज़ में काम करती है जो कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है मतलब श्याम सेंचुरी इस कंपनी का बिज़नेस वो भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी अपने रेशोज़ में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और उसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो श्याम सेंचुरी फेरेस इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 9.73 है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का आरओसी देखेंगे तो 51.5% और कंपनी का आरओई 38.8% का है। तो इन दोनों रेशोज़ में कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक अच्छा साइन है। इसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें हम इस कंपनी का पिछले 5 से लेकर 6 साल का जो सभी सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 124 करोड़ का था जो कि इसके अगले साल बढ़कर 133 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये फिर से ड्रॉप होकर 87 करोड़। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो सिर्फ एक ही साल मतलब मार्च 20 में ड्रॉप हुआ था। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का जो एक्सपेंस है वो देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट मार्च 18 के बाद कंपनी का कम हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको कंसिस्टेंट प्रॉफिट में जनरेट किया है। तो किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट होना वो किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। लेकिन उसके साथ ही में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और साथ ही में बाकी के सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस कंटिन्यूस हर साल ग्रोथ करने पड़ते हैं। लेकिन इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ज़रूर जनरेट हुआ है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो अभी भी थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी के सेगमेंट के ऊपर भी इसका थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 18 में 15%, 19 में 13%। और जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 20 में ड्रॉप हुआ था उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का मार्च 20 में ड्रॉप हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी ने इसको रिकवर करके अगले साल 10%, मार्च 22 में 36% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 29% का जनरेट किया है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके साथ ही में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक साल को छोड़कर मैक्सिमम पॉजिटिव में जनरेट किया है जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी हमने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा था कि इसके नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें पॉजिटिव में होने के बावजूद इसके नंबर से वो भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का था जो कि इसके अगले साल भी 10 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया। लेकिन जैसे मार्च 20 में कंपनी के सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस डाउन हुए थे उसी रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी उस साल ज़ीरो रहा। लेकिन इसके अगले 3 साल में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की जो कि मार्च 21 में ये 3 करोड़ का रहा।
इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मार्च 21 के कंपेरेटिवली लगभग 19 टाइम्स से गेन हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और मार्च 21 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 14 टाइम्स से यहाँ पर गेन किया है। तो इस कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ एक ही साल कंपनी मतलब मार्च 20 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 से लेकर 6 साल में सिर्फ एक ही साल हमें मतलब मार्च 20 में जीरो देखने को मिला है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है वो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक उसमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी ने कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो इस कंपनी का अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है, जिसमें कंपनी का सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी ने पिछले 5 से लेकर 6 साल में बहुत ही अच्छी की है। उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस इन सभी सेगमेंट में कंपनी ने पिछले 5 सालों में एक डिसेंट ग्रोथ की है और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। इस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो नंबर्स है वो सभी सेगमेंट के वो अभी भी वोलाटाइल है और बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो शेयर है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे कंसिस्टेंट होता है। और इसी रीज़न की वजह से अभी कंपनी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम इस कंपनी में ब्लाइंडली बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और इसी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। इसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के पास जो रिजर्व है वो देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के पास 83 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके बाद कंपनी ने अपने जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट गेन किए और ये सितंबर 22 में अभी 160 करोड़ के हुए। तो इस कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो ये मार्च 18 में 17 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने ऊपर का बोरेंग्स कम किया है और सितंबर 22 में सिर्फ 7 करोड़ का है। और इस बोरेंग के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का रिजर्व सितंबर 22 में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग हुई है। और कंपनी के ऊपर जो कम बोरेंग्स है उस रीज़न की वजह से कंपनी को कंटिन्यूस कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से ये कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में -1 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये +8 करोड़ का रहा, इसके अगले साल -8 करोड़, इसके अगले साल +28 करोड़ और अभी मार्च 22 में -29 करोड़ का है। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एक साल प्लस में जनरेट होता है, लेकिन इसके अगले साल फिर से लॉस में जाता है। तो ये कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बनेगी और कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक स्टेबल ग्रोथ कर पाएगी। और इसीलिए कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो स्टेबल करके कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस कंपनी के नेट कैश फ्लो के जो परफॉर्मेंस है वो अभी अनस्टेबल है, जो कि कंपनी को आने वाले समय में अच्छे से स्टेबल करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 98 थे और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल ये कम हुए, इसके अगले साल फिर से बढ़े, इसके अगले साल फिर से कम हुए और अभी मार्च 22 में ये फिर से बढ़े। तो कंपनी का जिस तरह नेट कैश फ्लो था, जिसमें कंपनी के नंबर्स कंटिन्यूस अप एंड डाउन हो रहे थे, उसी तरह कंपनी डेप्टर डेज के नंबर से वो एक साल कम हो रहे लेकिन उसके अगले साल फिर से बढ़ रहे, जो कि ये कंपनी के डेप्टर डेज को बहुत ही अनस्टेबल बना रहा है। और इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में भी हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल सकती। तो कंपनी का डेप्टर डेज के नंबर है वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़े, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। इसके बाद कंपनी के इन्वेंटरी डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 18 में ये 297 थे, जो कि इसके अगले साल ये कम हुए, फिर से इसके अगले साल ये गेन हुए, इसके अगले साल ये फिर से ड्रॉप हुए और इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से बढ़े। तो जिस तरह कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स एक साल कम और उसके अगले साल ज़्यादा हो रहे थे, उसी तरह कंपनी के इन्वेंट्रीज के डेज है वो भी एक साल कम हो रहे लेकिन उसके अगले साल फिर से बढ़ रहे, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बना रहे। तो इसी वजह से कंपनी को इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे और उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी कंपनी अगले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास अभी 51.70% की हिस्सेदारी है
तो इस कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो अगर हम पिछले 2 साल में देखेंगे तो लगभग 3% से कम हुई है। और उसके बाद हम एफ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखेंगे तो दिसंबर 20 में 0.26 है, जो कि पिछले 1 साल से एफ की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस गेन हो रही है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 48.04% की हिस्सेदारी है, जो कि अगर हम पिछले 2 साल में देखेंगे तो लगभग 3% की जो हिस्सेदारी वो पब्लिक की गेन हुई है। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी पिछले 2 साल में कम हुई है वो हिस्सेदारी पब्लिक ने बाय की है। और कंपनी के प्रमोटर और पब्लिक की जो हिस्सेदारी उनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो भी सिर्फ अभी हमें 3% के आसपास देखने को मिला है। और जिस तरह कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है वो अगर हमें पब्लिक के कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिलती है तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का बिजनेस है वो हमें थोड़ा सा अनस्टेबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है वो रोकना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में एक स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो श्याम सेंचुरी फेरेस इस कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन पिछले 5 से लेकर अगर हम 6 साल कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके नंबर से वो अभी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ही वोलेटाइल बना रहा है। और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज के नंबर से वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल कर रहे हैं। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी अगर हम देखेंगे तो 1 साल पॉजिटिव में जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके अगले साल ये नेगेटिव में जा रहा है, जो कि ये भी बहुत ही अनस्टेबल है। और साथ ही में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो भी इस कंपनी में कम हो रही है। और इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस कंटिन्यूस अप एंड डाउन हो रहे हैं। और इस अनस्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसका चार्ट है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी रीज़न की वजह से अभी हम कंपनी में किसी भी प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इस कंपनी का शेयर अभी हम देखेंगे तो पेनी है लेकिन प्रॉफिटेबल है, और बहुत सारे जो कम शेयर है पेनी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबल होते हैं। और इसी वजह से हम इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कंपनी में एक अच्छे करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस है वो अभी बहुत ही वॉलेटाइल है। और इसी वजह से करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें इस कंपनी में होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से।